गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आपकी आरजे उन्नति एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपने वाले शो क्लिनिक ज्ञान असली में। आप सभी लिसनर्स का वेलकम है क्लिनिक ज्ञान असली प्रेजेंट सेहत सही लाभ कई के प्रोग्राम में दिल्ली में स्थित स्मार्ट संस्था यानी कि स्मार्ट एनजीओ रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम की साझा पहल के तहत इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से जुड़े पहलू पर बातचीत करते हैं। हम एक स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी आरजे उन्नति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेडिसिन एंड हेल्थ एडवाइजर मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी। जी हाँ, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी जो संस्था है ये दिल्ली में स्थित, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसी कई सारी मुहिम और बीमारियों से लड़ने के लिए तमाम सारी अवेयरनेस को लेकर के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। बताइए, आज हम लोग किस टॉपिक पे क्या चर्चा करने वाले हैं? पिछले हफ्ते जाने से पहले मैंने कहा था कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, लोग मजाक बनाते हैं। हाँ, इस बारे में हमारी बात हुई थी और हमने ये कहा था कि इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। और शायद हमने अपने ऑडियंस को भी बोला था कि वो ऐसे जो प्रश्न हैं, इससे संबंधित जो उनके क्वेरीज हैं, उसको लेकर के आ सकते हैं। जी हाँ। क्योंकि आजकल इंटरनेट पे सोशल मीडिया पर मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है कि एक सीरियस चीज को, जो शायद वो चीज गलत भी नहीं है, शायद वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, शायद वो चीज किसी में हो भी नहीं सकती है, 16% लोगों के पास होती भी नहीं है। जी जी। किसी की बचपन में ही हो जाती, मतलब टूट जाती है, किसी की बड़े होने के बाद, किसी की इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो ताउम्र वैसी की वैसी ही रहती है। लेकिन इस बात पर लेकर जो हमारी मेल ऑडियंस है उसे एक अलग ही लेवल का भ्रम रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही था, मैंने चाइना की कई फिल्म्स को देखा, उनकी ड्रामा को देखा, उसमें भी इस चीज को मैंने नोटिस किया। मैंने कहा भाई, जब चाइना ये चीज नोटिस कर रही है, जब उनकी फिल्मों में ये चीज दिखाया जा रहा है, तो इंडिया में तो बहुत कॉमन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मुझे इसी के लिए जानना है, मुझे अवेयरनेस भी करना है लोगों को और बताना है कि जिस चीज का आप यूं ही मजाक उड़ाया करते हैं, एक्चुअल में वो पॉइंट जो है वो कितना सही होता है, कितना ज्यादा गलत होता है, क्योंकि आप उसके बेसिस पर किसी और की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे पहले तो जो हमारी ऑडियंस है, हम इनको ये बताना चाहते हैं कि आज हम चर्चा किस चीज़ पे करने वाले हैं। शायद अभी उनको बहुत स्पष्ट रूप से ना समझ में आया हो। यहाँ पर आई थिंक मुझे स्टेप लेना चाहिए और मुझे ये क्लियर लैंग्वेज में बताना चाहिए कि आज हम लोग किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक बहुत ऐसा परसेप्शन चलता है, मिसकॉन्सेप्ट चलता है, ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं लोगों ने बीच में पाल रखी हैं कि कभी भी शादी वगैरह होने के बाद जब भी एक लड़की और एक लड़का प्राइवेसी में एक बंद कमरे में मिलते हैं, उनके बीच में जो भी यौन संबंध बनाते हैं, वो ऐसे कंडीशन में उनकी जो गर्भाशय का रास्ता होता है, जो योनि होता है, वहाँ से ब्लड का आना, खून का आना बहुत नेसेसरी बोला जाता है। ये जानने के लिए कि वो लड़की, उसका कौमार्य यानी कि उसकी वर्जिनिटी, उसका कुंवारापन वो है या नहीं है, इसको जानने के लिए बड़ा ये एक परसेप्शन, मिसकॉन्सेप्ट फैलाया जाता है। बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। आज कोई ये नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत लंबे से, और आज भी लोग ऑलमोस्ट उतने ही भ्रम में जी रहे हैं जितने आज के 50-100 साल पहले जिया करते थे। करेक्ट। और इसको हम नाम देते हैं साइंस की लैंग्वेज में हाइमेन। हाँ, इसको हम हाइमेन कहते हैं। अब ये भी मैं बता देता हूँ थोड़ा स्पष्ट रूप में हाइमेन होता क्या है। देखिए, कभी भी पहली बार, फर्स्ट टाइम यौन संबंध स्थापित करने से, वजाइना के मार्ग से यानी कि योनि के मार्ग से ब्लड का आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, या फिर ब्लड का ना आना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बट वो जो ब्लड आ जाता है, उसमें एक तरह की झिल्ली पाई जाती है जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारी जगहों पे होती है। हमारे पेट के अंदर भी होती है, हमारे हृदय के आसपास होती है, हमारे फेफड़ों में होती है, दिमाग में होती है। हमारे शरीर की शारीरिक संरचना ऐसी है। लेकिन चूंकि वहाँ पर कोई बाहरी कनेक्शन होने की वजह से, बाहरी संबंध स्थापित होने की वजह से वो झिल्ली में तनाव पड़ता है और वो झिल्ली जो है फट जाती है, जिसके वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग आती है, यानी कि रक्त का बहाव होता है, खून आता है वहाँ से। ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी शरीर का संरचना एक ही जैसा हो, या सबके बॉडी के
जो बनावट है, उनकी जो चीज़ें हैं, वो सब एक ही जैसे होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हमारा प्रश्न था कि वो ब्लीडिंग आती क्यों है, तो वो एक झिल्ली होती है विशेष प्रकार की, जिसको अंग्रेजी भाषा में हाइमेन बोलते हैं, और इसी को बताते हैं कि अगर वो हाइमेन पहले से ब्रोकन है या टूटा हुआ है तो उसका वर्जिनिटी नहीं है, वो कुंवारी नहीं है वो लड़की। और अगर ऐसा हाइमेन उसका नहीं टूटा है या फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने पर, यौन संबंध स्थापित करने पर वो अगर ब्लड का आ जाता है, तो लोग इसको समझते हैं कि हाँ वो वर्जिन है या वो कुंवारी है। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, जैसे बाहर भी है, लेकिन इंडिया में इस चीज को कुछ ज्यादा ही मजाक में लिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल मजाक में लिया जाता है। मैंने कई बार देखिए, हमारा जो प्रोफेशन है वो तो है ही है, लेकिन उस प्रोफेशन के माध्यम से हम बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें भी जान पाते हैं कपल्स के बीच में, फैमिलीज़ के बीच में। जैसे बहुत बार हमारे पास कोई साइको का पेशेंट आया, दिमाग का पेशेंट आया, उसको नींद नहीं आ रही है, तो हम लोग उसकी जो हिस्ट्री लेते हैं, उस हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि वो घर में उनके बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन का माहौल चल रहा है, इसके वजह से उनको ये समस्याएं हो रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में भी हम प्राइवेट चीज़ें जान पाते हैं। तो एक बार ज़रा मैं चाहूँगा कि आप अपना प्रश्न फिर से रिपीट कर दें, ताकि मुझे बताने में आसानी हो। अभी तक तो मैंने आपसे कोई प्रश्न किया ही नहीं था। अच्छा। सिर्फ हम इंट्रो की बात कर रहे थे। हाँ, इंट्रो की बात कर रहे थे, तो मतलब यही सारी ओवरऑल उसके बारे में जो चीज़ें हैं बेसिकली। जी हाँ, तो आज हम हाइमेन के बारे में जानने वाले हैं, जितने भी मिथ्स हैं उनको खत्म करने वाले हैं, ताकि आप जब अगली बार किसी लड़की से मिले या फिर अगली बार जब आप हॉस्पिटल जाए, आपकी शादी होने वाली हो और आपसे कोई आपका फ्रेंड आकर कहे कि लड़की की वर्जिनिटी टेस्ट करवा लीजिए, तो आपको पता चल जाए कि वर्जिनिटी टेस्ट जैसी कोई टेस्ट होता नहीं है, अगर आप हाइमेन की बेसिस पे करने वाले हैं तो। जी हाँ। तो भैया, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि जो हाइमेन तो आपने समझा दिया कि होता क्या है। मैंने पढ़ा है कि 16% जो लड़कियां होती हैं उनके बाय बर्थ ही नहीं होता। तो क्या सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। और मुझे तो लग रहा है कि ये जो डेटा है ये हमारा और पहले का डेटा है। अब का अगर हम डेटा लें तो मुझे लगता है कि मोर देन 16% ये आएगा कि वो बाय बर्थ नहीं होता है हाइमेन। करेक्ट जी, वो नहीं होता है। बाकी कुछ लोग ये कहते हैं कि जब लड़कियां अपने मेंस्ट्रुअल की तरफ जाती हैं 12 साल की उम्र से, जब वो बढ़ती हैं, कई लोगों का वहां पे ब्रेक डाउन हो जाता है। हाँ, जब भी वो अपनी प्यूबर्टी को हिट करती हैं, जब भी उनका यौवनावस्था का प्रारंभ होता है, चूँकि हमें कई बार कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कि थोड़ा हिंदी के वर्ड्स यूज़ करने का प्रयास करें, तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का। तो आपने क्या प्रश्न किया मैडम? कि जो लड़कियां अपने पीरियड्स की तरफ होती हैं, हाँ। लोग कहते हैं कि मतलब साइंस के अकॉर्डिंग कि आफ्टर पीरियड्स उनका जो हाइमेन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। हाँ, आफ्टर पीरियड जब वो प्यूबर्टी को हिट करती हैं, जब उनका मतलब ये स्टार्ट होता है, यौवनावस्था का प्रारंभ होता है, उस दौरान भी कई बार ये प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है, योनि के भीतर ही, वजाइना के अंदर ही प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाने का इसका कोई हमें लगता है कि अभी का कोई आंकड़ा ले लिया जाए तो ये 16% से ज़्यादा ही आएगा। 28% आता है। जी, बिल्कुल। 60% तो वो लोग हैं जिनके बाय बर्थ ही नहीं होता। हाँ, और इसके अलावा और भी बहुत से कॉजेज़ होते हैं, जैसे अब के कुछ बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स और ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, रनिंग वगैरह या किसी तरह का अलग गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में भी ये होने की बहुत ही प्रबल संभावनाएं होते हैं, बहुत ही प्रबल चांसेस होते हैं कि वो हाइमेन अगर है भी तो वो ब्रेक डाउन हो जाए और बाद में वो चीज़ें फिर ना हों। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी। मैंने इंस्टाग्राम की रील्स में एक्चुअली ये देखा था, कुछ लोग इसी चीज का मजाक बनाते हुए कह रहे थे कि मेरी शादी होने वाली है और वो जो लड़की है वो साइकिलिंग बहुत करती है ना, वो बता रही थी ऐसा। तो मुझे ये जानना है कि जो लड़कियां साइकिलिंग करती हैं या फिर उनका एक्सीडेंट वगैरह कभी हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट किसी भी तरह से, बाइक से, कार से, या फिर वो खेलते खेलते गिर गई, छत से गिर गई, तो क्या वहां पर भी उनका हाइमेन ब्रेकडाउन हो सकता है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं साइकिलिंग को ही लेता हूँ, क्योंकि ये अब चूंकि ये जो समस्या बहुत पुरानी है तो इस पे तर्क वितर्क भी बहुत लंबे समय से होते आ रहे हैं। तो आज तो चूंकि लड़कियां धीरे धीरे और भी एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स में एंट्री ले रही हैं, वेट लिफ्टिंग। हाँ, एग्जैक्टली, वेट लिफ्टिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है। इसमें तो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका हाइमेन ब्रेक हो जाए। वेट लिफ्टिंग, जो भी लड़कियां वेट लिफ्टिंग करती हैं उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो हाइमेन उनका वैसे ही ब्रेक डाउन हो जाए। दूसरी चीज साइकिलिंग पे जो मैं कहना चाह रहा था, चूंकि साइकिलिंग क्या है, बहुत लंबे समय से लोग इस पे कॉन्सेप्ट रखते भी हैं और ऐसा बताते भी हैं कि हाँ, साइकिलिंग करने की वजह से हाइमेन ब्रेक डाउन हो जाता है। काफी ज्यादा इसमें सच्चाई है भी, ऐसा होता है। अच्छा, तो वेट लिफ्टिंग करने से हाइमेन ब्रेकडाउन होने का क्या कनेक्शन है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। आपको पता है कि ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग
ब्रेन हैमरेज या फिर पल्मोनरी हैमरेज या फिर जीआई ब्लीड जैसी समस्या भी हो जाती है। क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ता है। जी हाँ, प्रेशर बहुत पड़ता है, हार्ट चूँकि प्रेशर बहुत तेज़ करने लगता है ब्लड का, और वो मसल्स जो होती हैं उस समय बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं, इसलिए जो वेन्स और आर्टरीज़ होती हैं वो उस प्रेशर को सँभाल नहीं पाती, फट जाता है। नाक से आपने कभी-कभी रील्स वगैरह में देखा होगा कि वेट लिफ्टिंग करते वक़्त नाक वगैरह से या माउथ से ब्लड आ जाता है इनके, ऐसा कोई वीडियो आपने देखा है कभी? जी हाँ, देखा तो है। जी हाँ, तो ये हैमरेज होने की संभावना होती है। तो चूँकि वो बॉडी के प्रेशर कहीं भी पड़ता है, बॉडी के पूरे पार्ट में पड़ता है, आँखों में। इनफैक्ट एक ऐसा केस देखने को मिला था कि एक वेट लिफ्टर था, बॉडी बिल्डर था, वो बहुत ही ज़्यादा वेट उठा रहा था। उसकी वजह से उसका जो ऑर्बिटल हैमरेज हो गया, मतलब ये जो आँख होती है, आँखों की पुतलियों में हैमरेज हो गया और वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई, और जितना ही आपका व्हाइट हिस्सा है वो सारा उसका ब्लैक हो गया। मतलब फॉर्च्यूनेटली उसकी विज़न, उसकी साइट लॉस नहीं हुई, बट ये एक परमानेंट कलर मिल गया कि उसको ब्लैक कलर की ये पुतलियाँ उसकी हैं, ऐसा आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो उसी तरह हमारा हाइमेन भी होता है, प्रेशर वहाँ भी पड़ता है, चूँकि वो दोनों जॉइंट्स होते हैं, वही हमारे पूरे बॉडी के वेट को लिफ्ट करते हैं, तो वहाँ से ब्रेकडाउन होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। यानी कि लड़कियां जो डेड लिफ्टिंग कर रही हैं, अपने वेट से 2 गुना उठा रही हैं, 100-150 किलो, 120 किलो, 80 किलो, तो उनका ये चांस होता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका हाइमेन ब्रेकडाउन हो सकता है उससे। ओके। और जो लड़कियां कार्डियो पर ज्यादातर अपना ध्यान लगाती हैं, कार्डियो करती हैं, एरोबिक्स करती हैं, यानी कि भागना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, तो क्या उनके साथ भी ये चांसेस होते हैं? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। जितनी ज़्यादा शारीरिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, मतलब बॉडी फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऐसी घटनाएं घटने की कि उनका हाइमेन ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो फिर अगर आज का डेटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर लड़कियों के पास हाइमेन नहीं होना चाहिए। दैट इज द रीजन वाई आई सेड कि ये बहुत पुराना डेटा है कि 16% वैसे बाई बर्थ की बात हुई थी, बट फिर भी देखा जाए तो द ट्रुथ इज दैट कि मोर देन 50% फीमेल्स डज नॉट हैव देयर हाइमेन। ओके, तो भाई आप लड़कों जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि जिन लड़कियों के पास है ही नहीं, तो उनकी वर्जिनिटी आप हाइमेन से टेस्ट कैसे करोगे? देखिए, अभी आपने एक बात ये भी कही कि वर्जिनिटी टेस्ट करने का एक्चुअल कोई तरीका है ही नहीं। Correct. मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं एज बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट, एक चिकित्सा विभाग का सलाहकार और अनुभवी होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव में वर्जिनिटी को ऐसे जनरली टेस्ट करने का कोई वही नहीं है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जी बताइए। अब चूंकि काफ़ी बोल्ड तरीके से, काफ़ी एक धाकड़ अंदाज में आप ये लेकर के आई हैं अपने शो पर। नहीं, एक्चुअली इसके बारे में मैंने इतना सुन लिया कि मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था कि जो चीज आपको पता नहीं है उस पर आप मजाक क्यों बना रहे हो? जी, तो आपने बड़े ही धाकड़ अंदाज में इस बात को आज हमारे शो पे रखा, तो फिर मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी इससे जुड़ी हुई कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। जी जरूर। देखिए, ज़माने में, समाज में और हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं। जैसे आपने स्पेसिफिकली सुना होगा मतलब सिविल डिपार्टमेंट, सिविल सर्विसेज के डिपार्टमेंट में कि रूल बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि उन्हें तोड़ा जा सके। करेक्ट, राइट? करेक्ट। तो हमारे यहाँ मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उसका तोड़ हमारे यहाँ पहले होता है। आपको मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ भी आती हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट जेल्स। सॉफ्ट जेल्स आप समझ सकती हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सरल भाषा में मुझे हमारे वो एक दो श्रोताओं ने जो कंप्लेन किया है वो बात बार बार याद आ जाती है। तो सॉफ्ट जेल्स का मतलब वो कैप्सूल जो आपको थोड़े नरम नरम से देखने को मिलते हैं, अक्सर करके विटामिन और ताकत की गोलियां जो होती हैं देखने में ऐसे नरम नरम से ब्लैक कलर की या समटाइम्स ट्रांजी कलर की या गोल्डन वगैरह कलर की देखने को मिल जाती हैं। देखा होगा सबने वो नरम वाली जो कैप्सूल आती है। तो उसके फॉर्म में ऐसा कैप्सूल्स आते हैं जिनको आप वजाइना यानी इंट्रावजाइनल यानी कि योनि के मार्ग में प्रवेश कर लेंगे। उसके बाद जब भी आप यौन संबंध उसके 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद यौन संबंध आप स्थापित करेंगे तो वहाँ से उसमें एक नेचुरल ब्लड के कलर का और टेक्सचर का लिक्विड भरा होता है जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है और वो वहाँ से रिलीज होने लगता है। तो अगर किसी को मतलब ऐसी चीज़ें, खैर मुझे आई डोंट थिंक कि ऐसा बात बताना इस पे ठीक है या नहीं, बट फिर भी लोगों को अवेयर करने के लिए हम इतना बोल्ड होने का प्रयास करते हैं।
तो ऐसा कैप्सूल्स अवेलेबल हैं जो ऐसा कलर को डिस्चार्ज करते हैं और एकदम लगता है नेचुरल ब्लड इज कमिंग फ्रॉम दी वजाइना, यानी कि योनि के माध्यम से, गर्भ के माध्यम से एक एकदम प्राकृतिक तौर का जो रक्त है, ब्लड है, उसका बहाव होता हुआ नजर आता है और लोग समझता है कि वाओ, आई गॉट दी वर्जिन वन। करेक्ट, जी। ऐसा मैंने देखा है। तो फ्रॉड करने वाले या फिर जिसको ये करना ही होगा तो उसके लिए भी ऑप्शंस है मेरे भाइयों और बहनों। तो इसलिए कृपया करके इन चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट और इतना ज़्यादा वो ना करें, क्योंकि अगर किसी को छुपाना ही है तो उसके भी तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं। और मुझे लगता है जिनको नहीं पता होंगे, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, आज मेरे कहने से हो सकता है उनको पता चल गया हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैंने खुद इंस्टाग्राम रील्स में देखी है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो लड़कियां खुद ही जाके बता देती हैं कि भाई आप ऐसी चीजें ले सकते हो। जी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद इस चीज को प्रमोट कर रहे जी। होते हैं कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो इतना पुराने जमाने से चला आया है कि उसको दादी नानी का जमाने का कह सकते हैं, अगर आपकी उससे शादी होने वाली है तो आप इस तरह की मेडिसिन यूज कर सकती हैं। जी हाँ। खैर, अब ये तो उनकी बात थी जिनके पास हाइमन था ही नहीं। अब हम चलते हैं एक दूसरी कैटेगरी की तरफ जिनमें हमारी जो फीमेल्स होती हैं उनके जो वजाइनल का जो हाइमेन होता है वो टोटली ओपन ही नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये बॉडी फॉर्मेशन का मामला होता है, ठीक है। हमारी बॉडी, हमारे जब भी मदर के फीटस के रूप में हम लोग थे, उनके यूट्रस में जब भी बच्चा जन्म लेता है, जब भी बच्चा डेवलप करता है, तो बहुत से आपने केसेस में, कंडीशंस में देखा होगा, किसी बच्चे के तारू नहीं है, किसी के होंठ नहीं है, कोई ऐसे हाथ पैर से विकृत हो जाता है, किसी की 6 उंगलियां हैं। तो वो तो फॉर्मेशन का मामला है भाई, उसमें मतलब कुछ भी नहीं कह सकता है इंसान, भगवान ने ऐसा बना दिया है तो ऐसा है, कुछ थोड़ा बहुत 19-21 तो हो ही जाता है। ओके, तो पहले मुझे लगता है एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद कुछ लिसनर्स के मैसेज आए हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, उनके सवालों को भी जानेंगे। और अगर किसी का सवाल है हाइमेन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429। मेल फीमेल्स दोनों, ऑफ कोर्स। आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनसे, राहुल जी से बात नहीं कर सकते हैं तो मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। जी हाँ, और मुझे लगता है कि उन्नति जी से स्पष्ट और सरल भाषा में तो हम ही बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं और ये आपका मैसेज मुझ तक कन्वे कर देंगी। करेक्ट, वो रहता है ना, हेजिटेशन रहती है थोड़ी बिल्कुल सी। बिल्कुल। चलिए, तो सुनते रहिए क्लिनिक ज्ञान असली, अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे ज्योति के साथ और राहुल जी के साथ। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार मिलते हैं, करते हैं और भी आपसे बातें। सो स्टे ट्यून्ड। स्वागत है बार फिर से आप सभी का आपकी अपने शो क्लिनिक ज्ञान असली में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी आरजे ज्योति। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त राहुल विश्वकर्मा जी। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मौजूद हैं और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं हाइमेन, यानी कि जो एक अफवाह हमारे समाज में उड़ाई जाती है कि पहली बार यौन संबंध स्थापित करने पर शादी के बाद ब्लड आना, एक लड़की का ब्लड आना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा वो कुंवारी नहीं है। तो कुछ मैसेजेस आए हैं, पहले उनको देख लें। जी हाँ, क्या मैसेजेस आए हैं हम ज़रूर जवाब देंगे। हमारे श्रोता हमसे क्या जानना चाहते हैं? पहला मैसेज आया है, गुड इवनिंग टू यू, एंड पूछा गया है कि पीरियड्स में दर्द की दवा लेना चाहिए। ठीक है, हमारे एक श्रोता पूछ रहे हैं कि पीरियड में क्या दर्द की दवा लेनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले भी कवर कर चुके हैं इस टॉपिक को, लेकिन फिर बता रहे हैं कि पीरियड्स में अगर दर्द हो रहा है, वो दर्द टॉलरेबल है, तो उसके लिए दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है तो दवा ले सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखें, वो दवा जो मेफेनेमिक एसिड के साथ आती है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे श्रोता ध्यान से अगर चाहिए तो कहीं नोट कर लें, मेफेनेमिक एसिड वाली दवा ज़्यादा ना यूज़ करें, उसके ज़्यादा सेवन से दूसरी समस्या बढ़ती हैं। अगर टॉलरेबल है, सहनीय दर्द है, सहन किया जा सकता है, तो दवा बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि पीरियड में वो क्रैम्प, मरोड़ इसीलिए होती है ताकि जो ब्लड है, जो गंदा ब्लड है, वो सारा निकल जाए। अगर हम दवा खाएंगे तो वो मरोड़ में रुकेगी और हो सकता है कि पूरी तरह से ब्लड नहीं निकल पाता है समटाइम्स, इसलिए जब तक सहनीय हो दवा नहीं खानी चाहिए। ओके, और इसी के साथ एक और लिसनर है जो लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू यू। आप ही को बोला था। हाँ, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, जो भी हमारे लिसनर हैं उनको।
ओके, तो एक और क्वेश्चन ये आया है कि मक्खी से कौन कौन सी बीमारी होती है? मक्खियों से कौन कौन सी बीमारी होती है, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। मक्खियों से देखिए जितने नॉर्मल तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जो टाइफाइड हम लोग को होता है वो भी मक्खियां स्प्रेड कर सकती हैं। इसके साथ हैजा हो गया, और जितने भी ये नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन को भी स्प्रेड कर सकती हैं। एक और इन्फेक्शन होता है मक्खियों की वजह से, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। कभी कभी देखा होगा आपने, किसी के घाव वगैरह में कीड़े पड़ जाते हैं। एक्चुअली वो कीड़े कहीं और से नहीं पड़ते, वो मक्खियां होती हैं, वो अपने लार्वा उसमें छोड़ देती हैं और ढेर सारे, फिर वो धीरे धीरे उसमें ग्रो करके ऐसे वाइट वाइट कलर के ऐसे ऐसे करते कीड़े दिख जाते हैं आपको। मैगॉट्स। हाँ, मैगट्स जिनको यूजुअली बोलते हैं। तो वो भी मक्खियों के द्वारा ही स्प्रेड होता है। और जो जनरल हैजा, कालरा, टाइफाइड, ये सारी बीमारियां जो है, एंथ्रेक्स वगैरह, ये स्प्रेड होता है। आंखों की भी बहुत बड़े पैमाने पर मक्खियां स्प्रेड करती हैं बीमारियां, ध्यान रखिएगा। आंखों में जो कंजंक्टिवाइटिस वगैरह हो गया, या जो आंखें ऐसे स्वेलिंग हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं, नॉर्मल इन्फेक्शन भी है, तो वो सारी भी मक्खियां स्प्रेड कर सकती हैं। अब हम मक्खियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल ये है कि जिनके घर में बहुत सारी मक्खियां आ रही हैं, वो रोकेंगे कैसे? हाँ, देखिए इसके लिए जो नॉर्मल पेस्ट कंट्रोल वो सारी चीज़ें होती हैं, काला हिट वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को लगा के, फिनाइल का पोछा वगैरह लगा करके आप इनको रोक सकते हैं। यूजुअली जो काला हिट वगैरह होते हैं मच्छरों के लिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा कारगर होते हैं। मेडिकली हम लोग ज़्यादातर फॉर्मलिन नाम के केमिकल का यूज़ करते हैं। फॉर्मलिन को अगर हम घर में छिड़क देंगे, स्प्रेड कर देंगे, तो वो नहीं लगेंगे। बट चूंकि घरों में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो फर्श पे रखी कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, खा लेते हैं, इसलिए फॉर्मलिन डोमेस्टिक यूज़ के लिए प्रोहिबिटेड है, मतलब प्रतिबंधित है। केवल और केवल कॉमर्शियल यूज़ के लिए ही वो मतलब परमिट है उसका यूज़ करने का। ओके, थैंक यू। वेल, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस। जी। हम हाइमेन को कवर कर रहे थे, और इसमें से मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो हम्म। लोग हाइमेन रिपेयर की सर्जरी करवाते हैं, उन्हें आफ्टर सर्जरी कराने के बाद किस किस चीजों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम उन्हें हो हाँ, जाती है? बिल्कुल। मेरे लिहाज से बिल्कुल ये वर्थलेस है, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। शरीर के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ऐसा नहीं कराना चाहिए। समटाइम्स सर्जरीज सक्सेसफुल होती हैं, समटाइम्स नहीं भी होती हैं। कई बार जो ऑपरेशंस हैं वो कामयाब हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। और इसका जो आपका प्रश्न है कि ऑपरेशन के बाद, मतलब हाइमेन को, यानी वो जो जिसको एक मैं ये भी वर्ड यूज़ कर लेता हूँ जाते जाते, कि यूजुअली वर्ड लोग कहते हैं कि सील ब्रोकन है इनकी। तो वो जो जिस सील को रिपेयर करने की सर्जरी कराते हैं, वो बिल्कुल वर्थलेस है। उसके बाद कई सारे वजाइनल इन्फेक्शंस होने का खतरा, कई बार वो आगे चल कर के सर्वाइकल कैंसर वगैरह भी डेवलप कर जाता है। इसके अलावा कई बार मतलब सर्जरीज फेलियर होने की वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह हो जाती है, दोबारा से सर्जरी करके उसको ठीक करना पड़ता है। कई बार गांठ पड़ जाना, ऐसी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए ऐसा कराना नहीं चाहिए, जहाँ तक जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं उनका जो ओपिनियन है। ऑल राइट, और एक क्वेश्चन और आया है कि जी। मक्खियों से HIV और कैंसर हो सकता है? देखिए मक्खियों से सीधे कैंसर तक पहुंच जाना डायरेक्टली ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, अगर कोई ऐसा जख्म है जो बहुत लंबे समय तक मक्खियां उस पर ढेर सारे इन्फेक्शंस क्रिएट कर दी हैं, फिर उसको हम आगे चल के क्योर कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में कैंसरस बन जाए, तो बहुत अलग की बात है। बट डायरेक्ट किसी मक्खी के बैठने से वहाँ पर कैंसर हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते हैं सीधे तौर पे। और दूसरा प्रश्न है कि HIV का इन्फेक्शन। देखिए, मक्खियाँ HIV का इन्फेक्शन फैला सकती हैं कुछ स्पेसिफिक तरह के केसेस में। कहीं ओपन घाव हो, ब्लड बह रहा हो, उस ब्लड से किसी दूसरे पेशेंट को ले जा कर के नाक या आँख वगैरह में कंटामिनेट कर दें, तो हाँ, इसके चांसेस हैं। 2-4%, 5% इसके चांसेस हो सकते हैं। और ये भी बताना चाहता हूँ कि समटाइम्स पाया गया कि मक्खियाँ जो हैं वो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन जो है, TB का इन्फेक्शन स्प्रेड कर देती हैं। क्योंकि जो TB के पेशेंट होते हैं, वो जब खखार के थूकते हैं, तो उनका जो कफ होता है, स्प्यूटम बलगम जिसे कहते हैं, मक्खियाँ उस पर बैठती हैं और उस पर से जाके फिर दूसरे पेशेंट्स को बैठती हैं। तो TB का इन्फेक्शन बड़ा कॉमनली पाया गया है कि मक्खियों के द्वारा फैलता है। और भी जो दूसरी सांस की बीमारियां हैं, वो सारी मक्खियाँ फैलाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, उस्ताद होती हैं। सांस की बीमारियां जैसे? सांस की बीमारियां जैसे पहले तो मैंने बताया कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया। इसके अलावा न्यूमोनिया है, अगर किसी पेशेंट को वो उसको कफ आ रहा है, इसका रीजन डायरेक्टली यही समझिए ना कि कफ इंसान जब भी स्प्लिट करता है, अगर वहाँ आसपास मक्खी है तो उस स्प्यूटम पे बैठेगी ज़रूर, 100% बैठेगी। तो वो स्प्यूटम से वो इन्फेक्शन लेकर के वहाँ स्प्लिट कर देती है। तो
ये हो गया, क्या कहते हैं आपका टीबी हो गया, इसके अलावा न्यूमोनिया हो गया, ऐसे जो भी रेस्पिरेटरी के सांस की बीमारियां होती हैं बैक्टीरियल वायरल, उनको स्प्रेड कर सकती है ये। ओके, तो मक्खियों से होने वाली बीमारियों से बचने के तरीके बता दीजिए फिलहाल। मक्खियों से बचने वाली बीमारियों के तरीके यही नहीं, हैं। मक्खियों से होने वाली बीमारियों से हाँ, बचने के मक्खियों तरीके। से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे अगर बचने के आप तरीके पूछें तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, आसपास मक्खी वगैरह ना हो इसके लिए जो भी आपके बाजार में डोमेस्टिक डेटॉल का पोछा लगाना या इन सारी चीज़ों का आप यूज़ करें, इससे मक्खियाँ थोड़ा भागती हैं। इसके अलावा दूसरे जो पेस्ट कंट्रोल आपके पास ऑप्शंस हैं उनको आप अप्लाई करें, खाने वगैरह पे मक्खियों को ना बैठने दें, ज़्यादातर तो ये खाने वगैरह से स्प्रेड करती हैं। घाव वगैरह में तो चलिए शहरों में अब लोग इतना अवेयर रहते हैं, देहात क्षेत्रों में शायद मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि ओपन वुंड को लेकर के ऐसे घूम रहे हैं, उसमें मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं। तो कभी भी कोई खुला घाव हो, ओपन वुंड हो, इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात माइंड में हिट कर गई है अभी सडन, तो मैं बोल देता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत बीमार लोगों को होती है दूसरों को बचाने की, कि आप कोशिश करें कि आपकी बीमारियां उनको ना जाए। इसलिए जो लोग मतलब सड़क पे कहीं भी खखार के थूक देते हैं या गुटखा वगैरह खा के थूकते चलते हैं, तो इन लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि कृपया करके आप लोग इधर उधर कहीं भी थूकना वगैरह और ये सारी मल मूत्र का त्याग करना कृपया करके बंद करें। इससे कई बार बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, बहुत छोटे पैमाने पे बट बीमारियां फैल जाती हैं और काफ़ी गंभीर बीमारियां फैल जाती हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और आया है आपके लिए जी, कि हाथी पांव की बीमारी क्या ठीक हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कई सारे श्रोताओं को मुझे लगता है कि हम जवाब दे सकते हैं। देखिए हाथी पांव इन्होंने जो बोला है उसको एलिफेंटाइसिस या फाइलेरियासिस कहते हैं, ठीक है। इसका दोनों नाम है। जो फाइलेरिया जिसको कहते हैं वो मच्छर के काटने से होता है, और इसमें क्या होता है, ये हमारे एक लिम्फेटिक सिस्टम का यानी लसिका तंत्र का बीमारी है। उसमें जाकर के जो मलेरिया के कीटाणु होते हैं जो भी, वो वहाँ पर हो जाते हैं और उसकी वजह से धीरे धीरे पैरों में या फिर जहाँ भी जिस भी बॉडी में हो गया। ये कि सिर्फ पैरों में नहीं होता है, ये और भी बॉडी के पार्ट में, जैसे ब्रेस्ट में हो सकता है, टेस्टिकल्स में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, किधर भी हो सकता है। ओके, तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा, एक कॉल आई है। जी हाँ, तो कॉल को पहले हम लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं एलिफेंटाइसिस पे। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार। क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, अभी क्या कहना चाहते हैं आप? अपना नाम बताइए। रईस भाई जी, रईस भाई बोलिए। अच्छा, हमने हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हमें सुझाव भी दिया आपने और उसके बाद फिर कॉल करके हमें फीडबैक भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही और भी लोगों को हमारे रेडियो से जोड़ते रहें ताकि हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से ऐसी तमाम तरह की जो अफवाहें हैं और जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक था जिस पे हम बात कर रहे थे, एलिफेंटाइसिस या फाइलेरियासिस यानी हथिया पाँव जिसे कहते हैं। ये मच्छर के काटने से फैलती है। फाइलेरिया नाम की बीमारी से ये समस्या होती है। एक बार हथिया पाँव अगर हो गया तो उसको रिवर्स करने का अभी तक हमारे पास अच्छा विकल्प नहीं है। एक आध दिन की स्वेलिंग को थोड़ा बहुत हम लोग कभी कभी मेडिकल से, दवाइयों से रिवर्स कर लेते हैं, बट कई सारे ऑपरेशंस भी इसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन उसको अभी 100% रिवर्स करने का, पहले के जैसे ठीक करने का दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो दवाइयों के माध्यम से बैक्टीरिया या वायरस जो भी हैं उन कीटाणुओं को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना स्वेलिंग आ गया उसको वापस से ठीक करना बहुत ही ज़्यादा आज के ज़माने में मुश्किल है। 99% पेशेंट्स का नहीं हो पाता, एक आध परसेंट का जिनका हो भी पाता है वो बहुत ही ज़्यादा अर्लियर स्टेज में, मतलब आज स्वेलिंग आई और आज से इलाज चालू हो गया, तो ऐसा कभी कभार रिवर्सेबल होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन ये भी आया है कि जो महिलाएं आंखों में शीशे वाला लेंस लगाती हैं, क्या नुकसान हो सकता है? अच्छा, जो महिलाएं आंखों में शीशे वाला लेंस लगाती हैं क्या नुकसान हो सकता है? ठीक है, बड़ा अच्छा ये प्रश्न जिन भी हमारे श्रोता का किया है, नाम हम लोग आज डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो जो शीशे वाला लेंस हमारी महिलाएं लगाती हैं, और हम एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे कि इसमें इन्होंने सिर्फ महिलाओं को किया,
इन्होंने पुरुष भी पुरुषों को लगाते नहीं कहा, पुरुष भी लगाते हैं, लेकिन इन्होंने क्यों महिलाओं को किया, आप देखिए मैं कैसे अपने श्रोताओं के दिल की बात कितना गहराई से समझता हूँ, आप नहीं समझ सकती हैं, इसलिए मैं बताता हूँ। पुरुष जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेंस वाले लगाते हैं अगर उनको ऐसी कोई दिक्कत है तो, बट जो महिलाएं होती हैं वो मतलब अलग अलग कलर के और अलग अलग टेक्सचर के वो लगाती हैं ताकि उनकी आंखों का डिफरेंट, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ मेकअप, इज इट? जी। मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं, मैं नहीं लगाती। नहीं तो मतलब आप बात से मेरी सहमत है कि नहीं है? जी हाँ। हाँ, लड़कियां लगाती हैं, तो इसलिए इन्होंने लड़कियों को कहा कि देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस लेंस के माध्यम से उसको हम यूजुअली अपने हाथों से लगाते हैं, कई बार उसमें वो पूरा एहतियात ना हो पाने की वजह से कोई इन्फेक्शन जा सकता है, बार बार उसको लगाने निकालने की वजह से धीरे धीरे आंखों में, उसके लेंस में या फिर उसके डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित तो नहीं होता है। कृपया करके ऐसी चीज़ों का यूज़ कम करें, या जो कर भी रहे हैं कृपया करके बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये काम को परफॉर्म करें। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि अब हमारा वक्त हो गया है यहाँ से चलने का। जी हाँ। तो अगले संडे फिर मुलाकात होती है आपसे लेकर कुछ ऐसी ही नई बीमारियों के बारे में, क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं और इस वक्त काफी सारी बीमारियां दोबारा से फैलना शुरू हो चुकी हैं, लाइक रिंग वॉर्म, फंगल्स, ये काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो भाई अगले हफ्ते हम इनको कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए क्लिनिक ज्ञान असली, आपकी अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन पर। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी आरजे उन्नति, और मेरे साथ राहुल विश्वकर्मा जी। हमें दीजिए परमिशन, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।